अच्छा स्टूडेंट, आप प्लीज मुझे बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, 1 सेकेंड, ये आपका बैच है, यहाँ से आएगा, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, तो अपने स्क्रीन दिख रहा है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर कंफर्मेशन। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज हम उसमें जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उसके बाद की क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो टॉपिक यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से ही लिया है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, आपको बोला है कि ये एक्सपांशन में, जैसे यहाँ पे द कोएफिशिएंट ऑफ r minus 1th term, rth term and r plus 1th term in the expansion of x plus 1 whole raised to power n are in the ratio 1:3:5। फिर उसके बाद आपको n एंड r की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोला है कि r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म के जो कोएफिशिएंट है वो ये रेशियो में रहेंगे। तो सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके के कैसे पूछ सकते हैं, जैसे पर्टिकुलरली उन्होंने आपको बता दिया, जैसे 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म के जो कोएफिशिएंट है उनका रेशो कुछ दे सकते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे तो उन्होंने r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म के कोएफिशिएंट का यहाँ पे रेशो बताया है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन को 3-4 अलग अलग वे से पूछ सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? सेम टाइप के क्वेश्चन आपको अलग अलग, मतलब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली वैल्यू भी ले सकती हूँ आर की कुछ। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें एन एंड आर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें इंफॉर्मेशन दिया है उसको यूज करके। ठीक है स्टूडेंट, आपने ऑलरेडी सीखा होगा, नहीं सीखा तो अभी हम वापस से डिस्कस कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट, पहले तो आप मुझे बताइए, आई थिंक अभी तक तो सबको यहाँ पे x प्लस 1 होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन पता चल गया होगा, क्योंकि हम बार बार वही चीज यूज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक यस है, मैम। बाइनोमियल थ्योरम का आपका जो क्या बोलते हैं एक्सपांशन पता है, जैसे a प्लस बी होल रेज टू पावर n, आप नॉर्मली जैसे लिखते हैं वैसे लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली a की वैल्यू आपने x ले ली, b की वैल्यू 1 ले ली, और आपको पता है x प्लस 1 होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन सेम आता है 1 प्लस x होल रेज टू पावर n के। ठीक है, तो वो एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो हमें यूज करना है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट आपने जब स्कूल में सोल्व किया होगा तो पूरा मेथड आपने यूज किया था। यहाँ पे मैं जो आपको एनसीआर का जो प्रॉपर्टी बताया था वो यूज करके यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट अस राइट डाउन। पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 1 सेकेंड, रेड से नहीं, यहाँ से ग्रीन से लिखते हैं, x प्लस 1 होल रेज टू पावर n। और स्टूडेंट सबको पता है दिस इज सेम एज 1 प्लस x होल रेज टू पावर n। ठीक है, आप चाहे तो बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वैसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज हमने अभी तक बहुत बार यूज किया, तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1x प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म हमारे पास हो जाती है यहाँ पे ncn इंटू एक्स टू द पावर n। किसी को डाउट है कि ये कैसे आया तो आप प्लीज पूछ सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? जो नॉर्मली जो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करके ही आपको ये मिलता है। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा है क्योंकि हमने बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन में सोल्व किया है ये, और आगे भी यूज करेंगे ये वाला 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पे किसी को अगर मैं पूछूं जनरल टर्म क्या होगी, आप मुझे बता पाओगे ना जनरल टर्म इसका? तो यहाँ पे अगर मैं जनरल टर्म लिखना चाहूँ r प्लस 1th टर्म, स्टूडेंट ये क्या हो जाएगी अगर ऑब्जर्व करेंगे, एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर आर हो जाएगी। देख लिया अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो आप। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अभी मुझे बताइए ये कौन सी टर्म है, r प्लस 1th टर्म। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे x रेज टू पावर r का जो कोएफिशिएंट है एनसीआर है। तो यहाँ पे उन्होंने जो हमें बोले ना कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म के ये एक्सपांशन में, तो हम यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख सकते हैं ना यहाँ से। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख के दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ, आप चाहे तो सेपरेटली भी लिख सकते हो, द कोएफिशिएंट्स ऑफ, the coefficients of r minus 1th term, r minus 1th comma rth term comma r plus 1th term। अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने r माइनस 1 कॉमा आर कॉमा आर प्लस 1th टर्म ऐसा ले रही हूँ। अभी कभी हो सकता है आपको जो क्वेश्चन आपको मिले एग्जाम में, तो वहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू दे सकते हैं, जैसे 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, ऐसा कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है यहाँ पे, क्योंकि आपने यहाँ पे जनरल टर्म लिखी है, r प्लस 1th टर्म लिखी है ऐसा। तो अगर मैं कोएफिशिएंट की बात करूँ, कोएफिशिएंट ऑफ द r माइनस 1th
टर्म, आर्थ टर्म एंड r प्लस 1th टर्म। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ स्टूडेंट, कोई मुझे बताना चाहेगा यहाँ पे? एवरीवन ऑब्जर्व कीजिए, जस्ट मुझे बताइए। आर्थ टर्म, ओके, आर्थ टर्म्स आर मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, ठीक है। एवरीवन प्लीज बताइए क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे? अगर आप देखेंगे r प्लस 1 टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ पे NCR आ रहा है, मतलब r प्लस 1 से एक कम इधर आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखना चाहूँ तो स्टूडेंट एक बार ध्यान दीजिए, यही होगा कि नहीं? NCR माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा NCR माइनस 1 एंड यहाँ पे NCR। समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि हम यहाँ पे कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, आपने जनरल टर्म लिख लिए हैं, ये एक्सपांशन में जनरल टर्म मतलब r प्लस 1 टर्म ऐसा लिखा जाता है NCR इंटू एक्स टू द पावर r, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बताइए। यस मैम। तो ये वाली चीज जो मैंने लिखी है वो सबको समझ में आया ना? ये कैसे लिखा मैंने? r माइनस 1 टर्म होगी, मतलब t, फिर नीचे आप लिख रहे हैं r माइनस 1, तो राइट साइड में आप लिखेंगे NCR माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर r। तो वो कोएफिशिएंट मैंने यहाँ पे लिख के बताया, रिस्पेक्टिवली ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक ही लाइन में सारी चीज लिख दी है, ठीक है। सबको समझ में आई कैसे लिखा मैंने? ठीक है, यहाँ पे जनरल टर्म का ऑब्जर्वेशन से मैंने लिखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस 1 टर्म, r टर्म एंड r प्लस 1 टर्म, ये होगा इसके एक्सपांशन में 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n के एक्सपांशन में, ये कोएफिशिएंट हमें मिलेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद हमें उनका रेशियो भी दिया है तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? NCR माइनस 2 इज टू NCR माइनस 1 इज टू NCR। क्या दिया हमें रेशियो? आई थिंक 1:3:5 ये दिया। एक बार मैं वापस से चेक कर लेती हूँ, ठीक है स्टूडेंट, सबको समझ में आया? यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी Yes, ma'am. देखो, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अभी क्या है हमें इन, देखो इसका, ओके, NCR माइनस 2 इज टू NCR माइनस 1 इज टू का मतलब सबको पता है? अगर मैं जैसे लिखती हूँ A इज टू B, इसका मतलब क्या है? A अपॉन B Upon B. रेशियो। हाँ, और अगर इधर मैं लिखा 1:2, इसका मतलब क्या है? A अपॉन B इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो स्टूडेंट ये ऐसा लिखा है तो अब हम जैसा चाहे उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ, अभी बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका क्या है, आप देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म ले लीजिए, ठीक है, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, इन दोनों का ले लीजिए, या फर्स्ट एंड थर्ड का रेशियो ले लीजिए, ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग यहाँ से आप वो करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो हमने एनसीआर का प्रॉपर्टी पढ़ा था, NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1, ये हमारे पास होता है स्टूडेंट, आप चाहे तो सिंप्लीफाई अभी भी करके देख लीजिए, ये होता है n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई r। तो ये मैं रिजल्ट डायरेक्टली यूज करूँ तो हमारा क्वेश्चन में टाइम बच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अदरवाइज पूरा आपको लिखना पड़ेगा n फैक्टोरियल, NCR का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। मैं डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज करूंगी ये क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि हमने ये रिजल्ट पढ़ा है। तो स्टूडेंट अभी आप मुझे बताइए, तो जैसे यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, अगर मैं ये दोनों लास्ट के दो टर्म है, जैसे यहाँ पे रेड से दिखाती हूँ, ये वाला अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ, ठीक है, एक तो वे है आप पहले ये वाली टर्म लिख सकते हैं NCR माइनस 1 डिवाइडेड बाई NCR, और राइट साइड में आप लिखेंगे 3:5, मतलब 3/5। या एक काम मैं कर सकती हूँ, उनका रेसिप्रोकली पहले ले लेती हूँ। कैसा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ स्टूडेंट, क्योंकि ये चीज जो है उसको ऑब्जर्व करके हम देखो कैसा लिख सकते हैं। बहुत सारे वे है सेम क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिया NCR और यहाँ पे NCR माइनस 1, मतलब ये दो टर्म का रेशियो, लेकिन मैंने पहले ही लिखा है NCR, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैं वही ऑर्डर में ये जो रेशियो दिया है ना वो ऐसे ही लिखने वाली हूँ। देखो NCR डिवाइडेड बाई NCR माइनस 1 मैं लिखूंगी, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 5/3। स्टूडेंट कैसे आया वापस से बताती हूँ, अगर आपने NCR माइनस 1 डिवाइडेड बाई NCR लिखा होता तो आपका क्या लिखते, राइट साइड में 3/5 लिखते हैं सब लोग, ठीक है। किसी को डाउट है यहाँ पे? किसी ने हैंड रेज किया है? शिवानी प्लीज पूछिए। मैम जो आपने बोला वही पूछना था मेरे को। हाँ देखो मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड, हाँ मैं उसका आपको रीजन बताती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे देखो ये इन सब का रेशियो आपको मालूम है। देखो मैं क्या बता रही हूँ, अगर आपने ऐसा लिया होता NCR माइनस 1 अपॉन NCR, ये क्या लिखते स्टूडेंट आप? इसको लिखते 3/5, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि यस आप मैम। ये वाला लेते। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसका रेसिप्रोकल ले रही हूँ, मतलब पहले मैं NCR ले रही हूँ, फिर डिनोमिनेटर में NCR माइनस 1 ले रही हूँ, तो यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? जिस ऑर्डर में आप लिख रहे हैं ना वही ऑर्डर में आपको उनका रेशियो लिखना है। अगर मैं ऐसा पहले ये लिखती अपोन ये लिखती तो आपका इधर होता राइट साइड में 3/5,
लेकिन मैंने क्या किया, पहले ये वाली टर्म लिखी है फिर ये वाली लिखी है। क्यों? क्योंकि मुझे जो हमें रिजल्ट पता है एनसीआर को वो यूज करना चाहती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आप चाहे तो पहले जैसे दिया है सेम टू सेम वही ऑर्डर में लिख लीजिए, फिर उसका रेसिप्रोकल लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन आएगा तो सेम चीज। ठीक है, वापिस से मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ स्टूडेंट, एक सेकेंड। अगर आपने ये लिखा होता है एनसीआर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एनसीआर इज इक्वल टू 3/5, तो दोनों साइड में रेसिप्रोकल ले लो। समझ में आ रहा है? मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो बेसिकली आपको एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 5/3 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अगर मैं ऐसा लिखूं, ये वाले स्टेप से ये वाला स्टेप लिख सकती हो कि नहीं? एवरीवन बताइए, रेसिप्रोकल ही हो गया ना दोनों साइड का, तो मैंने ऐसे लिख दिया, एक स्टेप बचाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। आप चाहे तो पहले ये लिखिए फिर ये लिखिए, ठीक है, क्योंकि मुझे रिजल्ट यूज करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट आप मुझे बताइए, मैं रिजल्ट यूज करने वाली हूँ एनसीआर डिवाइडेड बाई एनसीआर माइनस 1। ये रिजल्ट क्या होता है अभी मैंने बताया था, ये होता है एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, आर और आर माइनस 1 में बड़ा कौन सा है? आर, तो ये एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर, ये रिजल्ट है। आपको चाहिए तो लिख लीजिए यहाँ पे, एंड ये राइट साइड में आपको दिया है 5/3। स्टूडेंट सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए, आपको इक्वेशन मिलेगी एन एंड आर के टर्म में। जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो देखिए मैं जो कर रही हूँ सही में कर रही हूँ कि नहीं। एंड अभी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3n माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 5r। ठीक है स्टूडेंट, एंड चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3n हो गया, ये जो 5r है आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 5r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में तो प्लीज पूछिए। नो मैम। पक्का ना, सबको समझ में आ रहा है? ओके स्टूडेंट, तो ये वाला चीज थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या मिला? 3n माइनस, नहीं कुछ तो मिस्टेक किया मैंने, बताओ किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं किया। यहाँ पे क्या ना कि आर आर, हाँ थैंक यू अगर आपने ऑब्जर्व किया, लेकिन बताइए कुछ मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पे 3r हो गया, तो ये बेसिकली हमारे पास माइनस 8r हो गया। ठीक है, एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो इसको कुछ नंबरिंग दे दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि हम इसको यूज करेंगे। लेट अस से नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा कुछ Yes, तो आंसर ही दे दिया, लेटेस्ट चेक। अच्छा दीपिका पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बता रही, वेरी गुड दीपिका, आपने होमवर्क किया अच्छे से। शिवानी ने तो आंसर भी दे दिया ये क्वेश्चन का, दीपिका ने भी, लेकिन चेक करते कि सब आपने जो आंसर दिया वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो हमें ये मिल गया स्टूडेंट इक्वेशन 1। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, अभी क्या करते हैं, ये वाला देखो मैं यहाँ पे रेड में दिखाती हूँ, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। एक सेकेंड, रेड पेन से हुआ ही नहीं सिलेक्ट, ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? yes मैम। मैं सेम रिजल्ट यूज करने वाली हूँ, तो सेम रिजल्ट में यूज करने वाली हूँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले में लिख लेते हैं, ये वाला इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एन, एक सेकेंड, एन सी आर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन सी आर माइनस 2। एंड स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है वैसे ही, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, पहले मिडिल वाली टर्म फिर पहले वाला लिखा है, इनका रेशियो लिया है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 3/1। ठीक है, 3:1, चेक कर लीजिए जिस ऑर्डर में आप लिख रहे हो रेशियो, उसी ऑर्डर में आपको रेशियो उसका करस्पॉन्डिंग लिखना है। आप चाहे तो एनसीआर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एनसीआर माइनस 1 इक्वल टू 1/3 लीजिए, फिर उसके बाद आप उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये आपको मिलेगा 3/1। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर भी दिया है, दीपिका, मुस्कान, शिवानी, आप मेरे से पहले सोल्व कीजिए। एंड अभी मैं डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर रही हूँ स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ पे r-1 है, यहाँ पे r-2, तो इन दोनों में बड़ा है r-1। ठीक है, अगर मैं ये जो बॉटम में जो आपने लिखा है c के बाद में उसकी बात करूँ, तो ये हो जाएगा n माइनस r-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई r-1। सेम रिजल्ट मैंने यूज किया है स्टूडेंट, आपको चाहिए तो मैं रिजल्ट भी लिख देती हूँ। कौन सा रिजल्ट की बात कर रही हूँ, रिजल्ट है ये NCR डिवाइडेड बाय NCR-1। आर की जगह अगर आपको के लिखना है तो के भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये होता है आपके पास n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर। ये रिजल्ट हमने जब एनसीआर के रिजल्ट लिखे थे, प्रॉपर्टीज लिखे थे, वहां पे हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये मिलेगा n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई r-1 इज इक्वल टू 3/1। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, निशा, मुस्कान। लेट अस चेक आपका और हमारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं।
यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट, n माइनस आर प्लस 2 हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पे r माइनस, एक काम करती हूँ मैं अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ, तो 3 इंटू आर माइनस 1, क्योंकि 3/1 इज सेम एज 3, ठीक है, ऐसा लिख सकती हूँ कि नहीं स्टूडेंट, चेक कर लीजिए। अभी n माइनस आर प्लस 2 हो गया हमारे पास, एंड यहाँ पे हो गया 3r माइनस 3, एंड इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, n माइनस आर, यहाँ पे माइनस 3r हो गया, प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सोल्व कीजिए स्टूडेंट, क्या मिल रहा है, n माइनस 4r प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? यस मैम। तो हमें दो इक्वेशन मिल गई है n एंड r के टर्म्स में, तो हम साइमल्टेनियसली सोल्व करके n और r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इक्वेशन 1 और 2 को मैं साथ में लिख के दिखा देती हूँ। पहली वाली इक्वेशन थी 3n माइनस 8r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, लिख देते हैं यहाँ पे 3n माइनस 8r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिली है यहाँ से, n माइनस 4r प्लस 5, n माइनस 4r प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को सोल्व करना है, तो आपके पास क्या क्या चॉइस है, या तो r के कोएफिशिएंट सेम कर लीजिए या n के कोएफिशिएंट सेम कर लीजिए, फिर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसे करना है, वहां से एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, n का कोएफिशिएंट सेम करना है कि r का कोएफिशिएंट सेम करना है, बताइए। ओके स्टूडेंट, आप चाहे ओके एन का करना चाहे तो एन का कर लीजिए, अगर आपको एन का कोएफिशिएंट सेम करना है तो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को। अगर आपको आर का कोएफिशिएंट सेम करना है तो इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। तो अगर मैं अभी सपोज एन का कोएफिशिएंट सेम बना रही हूँ तो इक्वेशन 2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3 वी गेट, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 3n माइनस 12r प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आप बोल सकते हैं इक्वेशन 3 हो गई ये। एंड अभी इक्वेशन 1 दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 1 इसके नीचे में लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। आप पूरा अच्छे से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे तो साइन आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा नीचे वाले का। तो ये स्टूडेंट कितना मिला बताइए, या आई थिंक आपको मिल रहा है माइनस 4r, एंड यहाँ पे मुझे पता चल रहा है यहाँ पे प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से बात की जाए तो आपको मिल सकता है यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 4r, इसका मतलब है 4r इज इक्वल टू 12, एंड इसका मतलब क्या हो गया, r की वैल्यू कितने आई, 3। वेरी गुड स्टूडेंट, जिन लोगों ने आंसर किया है r की वैल्यू 3 आएगी। अभी n की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं क्या आता है। तो अभी r की वैल्यू 3 आप चाहे तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 में कीजिए, 3 में कीजिए, मैं 2 में करती हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने पे n माइनस 4r, ओके, n माइनस 4r प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ से हमें मिलेगा n माइनस 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 7। एक्सीलेंट स्टूडेंट, जिन लोगों ने आंसर दिया है सही, तो n की वैल्यू 7 मिल रही है और r की वैल्यू हमें 3 मिली। समझ में आया स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर n इज इक्वल टू 7 एंड r इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन मैंने लिया था, यहाँ पे क्या है, उन्होंने कोएफिशिएंट का रेशो दिया था, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेशो टर्म का बताया था उन्होंने, r माइनस 1th टर्म है, rth टर्म है, एंड r प्लस 1th टर्म है। कभी कभी आपको पर्टिकुलर टर्म भी बता देंगे, जैसे 4th, 5th, 6th टर्म का रेशो, जो उनके कोएफिशिएंट का रेशो इतना है कोई गिवन एक्सपांशन में। तो इस टाइप की क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी को डाउट है, आई होप सब लोग कर पाएंगे। जहाँ पे रेशो की बात हो स्टूडेंट, ये वाला रिजल्ट आपको यूज करना है, ये वाला जो मैंने लिख के दिखाया है, NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r। क्यों? क्योंकि आप पूरा उसको ओपन करने जाएंगे फैक्टोरियल को, तो आपका थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, आप ये वाला यूज करके टाइम बचा सकते हो, ठीक है।
सबको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड प्राची, वेरी गुड इशिता, गरिमा, निशा, मुस्कान, दीपिका, शिवानी एंड ऊपर दीपिका ने आंसर दिया था। जिन लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया और जिन लोगों ने बोला नहीं लेकिन सोल्व किया है, वेरी गुड। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला चीज सबको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे 0 है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं एवरीवन। अच्छा स्टूडेंट, कल हमने मिडिल टर्म का डिस्कशन तो कर लिया था लेकिन क्वेश्चन उसके ऊपर सोल्व नहीं हो पाए थे, तो आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्या चीज कल ऑब्जर्व करी थी स्टूडेंट हमने? यहाँ पे मैं एक बार दिखा देती हूँ। अगर हमारे पास a प्लस बी होल रेज टू पावर n, इसके एक्सपांशन में आपको पता है n प्लस 1 टर्म्स आएंगे। ठीक है, इसके एक्सपांशन में n प्लस 1 टर्म आएंगे। और अभी अगर ये n आपका इवन है, अगर n इवन है आपका, तो आपको पता है n प्लस 1 हो जाएगा ओड। ठीक है, n प्लस 1 हो जाएगा ओड। वो वाले केस में मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट? कोई मुझे बताएगा? वो वाले केस में मिडिल टर्म हो जाएगी ये n प्लस 2 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म, जब आपका n क्या रहेगा? इवन। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स वो वाले एक्सपांशन में आपको मिलेगी n प्लस 1। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपांशन में ओड हो जाएगी, तो यहाँ से आप n प्लस 2 डिवाइडेड बाई टूथ जो टर्म रहेगी वो मिडिल टर्म हो जाएगी। ठीक है, अभी अगर आपका n होता है ओड, तो n प्लस 1 आपको पता है इवन हो जाता है। समझ में आया स्टूडेंट? वो वाले केस में आपको दो मिडिल टर्म मिलती है। कौन कौन सी ऐसे याद कर सकते हो? n प्लस 1 अपॉन ये वाली टर्म, एंड दूसरा कौन सा था? n प्लस, मतलब अलग अलग तरीके हैं याद करने के, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो अभी अभी देख के आपको पता चलेगा। चलो अभी सोल्व करते हैं स्टूडेंट, यही चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। चलो अभी सोल्व करते, ये इरेज कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो अभी हम पहले दो क्वेश्चन दिए यहाँ पे, एक को नंबर 1 बोलते हैं, एक को नंबर 2। तो पहले 1 करते हैं डिस्कशन, फिर नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देती हूँ फर्स्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहे तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 होल रेज टू पावर 7। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? हियर n इज इक्वल टू 7, इंडेक्स कितना है? 7। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको पता है n की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें एक्सपांशन में कितने टर्म आएंगी? 7 प्लस 1 8 टर्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जब आपका ये जो n है, ये जो इंडेक्स यहाँ पे वो ओड नंबर होता है, तो उसके एक्सपांशन में आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स मिल रही है। तो वो वाले केस में क्या होता है स्टूडेंट? दो मिडिल टर्म मिलते हैं। याद है आपको? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था n इज इक्वल टू 7 ओड। तो यहाँ पे ओके, तो दिस इंप्लाइज, यहाँ पे लिखेंगे n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म, कॉमा दूसरी कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट? यहाँ पे n प्लस 3 अपॉन टूथ टर्म विल बी मिडिल टर्म्स। ठीक है, विल बी मिडिल टर्म्स। ठीक है, तो अभी मुझे आप बताइए, यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मतलब क्या हो गया? तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकती हूँ स्टूडेंट, 7 प्लस 1 मतलब 8 डिवाइड बाई 2 मतलब फोर्थ टर्म, दिस इंप्लाइज फोर्थ टर्म। ओके, फोर्थ कॉमा फिफ्थ टर्म ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली। फिफ्थ टर्म्स आर मिडिल टर्म्स। ठीक है, अभी हमें कैलकुलेट भी करना है कि वो टर्म क्या है, तो उसके लिए हम जनरल टर्म लिखेंगे। ठीक है, सो फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म्स आर द मिडिल टर्म्स। किसी को डाउट है इसमें? प्लीज बताइए। नो पक्का? मैम। ओके स्टूडेंट, वेरी गुड अदिति, आपने आंसर मतलब बता भी दिया, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। लेकिन अभी पहले जनरल टर्म लिखना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं लिख देती हूँ ऐसे, आपका 3 माइनस क्या था? एक्स क्यूब अपॉन 6, एक्स क्यूब अपॉन 6 होल रेज टू पावर 7। तो इसका जनरल टर्म कोई मुझे बता दीजिए। ऐसा लिख सकते हैं, इसके एक्सपांशन में जनरल टर्म आप ऐसा लिखेंगे r प्लस 1th टर्म, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? n की वैल्यू है 7। हाँ, तो 7 CR एंड 3 का पावर कितना हो जाएगा? 7 माइनस r। एंड यहाँ पे जगह ही नहीं है, अच्छे से लिखते, एक काम करती हूँ, इसको मैं इरेज करती हूँ, इधर नीचे लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे हमारे पास TR प्लस 1 जनरल टर्म, मतलब यहाँ पे r प्लस 1 टर्म ये हो गया NCR, 7CR इंटू 3 का पावर हो गया 7 माइनस r इंटू ये जो दूसरा टर्म है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, इसका पावर कितना आएगा? ये जितना r है उतना। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, कौन सी टर्म चाहिए आपको? फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो r की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी? 3। तो यहाँ पे लिख लीजिए फोर्थ टर्म, T4 इज सेम एज T3 प्लस 1। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए,
7c3, यहाँ पे 3 का पावर हो गया 7 माइनस r, मतलब r की वैल्यू 3, सो यहाँ पे क्या हो गया 7 माइनस 3 इंटू माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 होल रेज टू पावर 3। स्टूडेंट सोल्व करके कोई मुझे बताएगा इसका आंसर, या आप मुझे इसको सोल्व करके बताइए अभी, ठीक है, या बाद में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 7c3 की बात की जाए, 7 मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ, आप चाहे तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, कितना आ रहा है आपका इसका 35 35। वेरी गुड स्टूडेंट, एक बार ओके 35 में लिख देती हूँ यहाँ पे, आप पे भरोसा, आपने सही कैलकुलेशन किया है। और जिन स्टूडेंट को नहीं आ रहे उसके लिए शॉर्टकट, जैसे यहाँ पे जो 7 है ना स्टूडेंट, उसका जो प्रोडक्ट आपको लिखना है, उससे पिछले वाली टर्म होगी 6, उसके पिछले वाली टर्म होगी 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शॉर्टकट की बात करो 7 इंटू, ओके एक सेकेंड यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, 7 के पहले आएगी 6, तो यहाँ पे शॉर्टकट ऐसे कैलकुलेट करते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5, जो नीचे जो 3 है उसको भी ऐसा लिखना है। सो 3 टू 6, यहाँ पे आपको आंसर मिला 35, ठीक है। अभी बताइए 3 का पावर कितना हो गया स्टूडेंट, 4 हो गया, यहाँ पे 3 का पावर 4 का मतलब कितना हो गया 81, एवरीवन वेरी गुड, यहाँ पे इंटू 81 हो गया। एंड यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट, माइनस साइन दिख रहा है आपको, क्योंकि माइनस एक्स क्यूब का 3, तो यहाँ पे माइनस साइन में इधर लगा देती हूँ, माइनस हो गया, और यहाँ पे एक्स का पावर 3, उसका भी पावर 3 है, कितना हो जाएगा एक्स का पावर, पावर पावर मल्टीप्लाई होगा ना स्टूडेंट, भूल गए कि याद है, पावर विल मतलब 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। चेक कीजिए यहाँ पे x का पावर 9 आएगा कि नहीं एवरीवन, ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, ये वाला रूल, a टू द पावर m होल रेज टू पावर m। वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे दीपिका ने आंसर दिया है, शिवानी ने दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। और ये डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आपको लिखना है तो 6 इंटू 6 ऐसा लिख लीजिए, तो यहाँ पे बेसिकली 36 इंटू 6 होता है आपका 216, ठीक है। आप चाहे तो पूरा लिख लीजिए, नहीं तो आपको कैंसिल करके लिखना है तो ओके ऐसा लिखना चाहे तो अभी अगर आप देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए। तो अभी स्टूडेंट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ओके यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 216, कैसे करना चाहिए, अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो यहाँ से आपको पता ही ऊपर वाला 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जैसे जो नंबर आपने लिखा है ना 216, अगर आप उनका डिजिट का ऐड करें तो 2 + 1 3 + 6 9, तो आपको अगर रूल याद है डिविजिबिलिटी का, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, कैसे 9 2 18, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, और फिर 6 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, 9 2 18, रिमाइंडर यहाँ पे 3 बचेगा, फिर आप 6 लिखेंगे तो 9 4 26, तो यहाँ से यहाँ पे कितना आएगा 9 9 ठीक है। अभी उसके बाद क्या करेंगे आप 3 3 एंड यहाँ पे 3 8 वेरी गुड, जिस स्टूडेंट ने आंसर दिया है, तो ये बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, सिंप्लीफाई करके हमें मिल रहा है माइनस, देखो 35 एंड 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 105 एंड यहाँ पे 8 मिल रहा है इंटू एक्स टू द पावर 9, ठीक है। जिन लोग का यही आंसर आया है वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे अच्छा वेरी गुड, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, यही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लीजिए सब लोग। तो ये हमारा कौन सा हो गया 4th टर्म, ठीक है T4, तो ये आप लिखना चाहे तो इधर कहीं पे लिख लीजिए, अदरवाइज हमने उधर लिखा है, ये हमारे पास माइनस 105 अपॉन 8 इंटू एक्स टू द पावर 9। अच्छा वैसे ही आप 5th टर्म लिख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं 5th टर्म का जस्ट आपको लिख के यहाँ पे आर की वैल्यू आपको 4 लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे दिखा देते हैं 5th टर्म आपका ये हो गया T4 + 1, ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा 7C4, एंड यहाँ पे देख लीजिए 7C4 हो गया, 3 का पावर आपका हो जाएगा यहाँ पे इंटू 3 का पावर 7 - 4, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या था -x³ अपॉन 6, एंड इसका पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। आप लोग मुझे सोल्व करके बताइए यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है। गरिमा ने आंसर दिया, रितिका ने, तो आपका सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है क्या एवरीवन, प्लीज चेक दिस, 35 अपॉन 48 इंटू यहाँ पे x का पावर 12, चेक कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने यही आंसर दिया है, इसलिए मैंने वेरी गुड एक्सीलेंट स्टूडेंट, आपने इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता है जेई मेंस की बात की जाए तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो आप मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन इजिली कर पाओगे, ठीक है। किसी को डाउट है तो लास्ट में अगर आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए, मिडिल टर्म कौन सी है ये वाली, ठीक है। अब
T4 एंड T5 आप पूरा टर्म लिखना चाहे तो लिख दीजिए, ठीक है, ये वाला। तो आप लिख दीजिए देयरफॉर T4 इज इक्वल टू कितना था हमारे पास -105 अपॉन 8 इंटू x टू द पावर 9 एंड T5 हमें ये मिला है 35 अपॉन 48 इंटू x टू द पावर 12 आर द मिडिल टर्म्स। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, आर द मिडिल टर्म्स। एंड किसकी मिडिल टर्म्स है, पूरा एक्सपांशन अगर दिखना चाहिए तो मिडिल टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ, मिडिल टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ, इन द एक्सपांशन ऑफ 3 माइनस यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब अपॉन 6 था होल रेज टू पावर 7। आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आया होगा ये। यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट, तो सबने सोल्व कर लिया है। तो अभी एक और यहाँ पे हमने 2 लिए थे मिडिल टर्म के क्वेश्चन, एक तो हो गया हमारा, अभी दूसरा वाला है x अपॉन 3 प्लस 9y होल रेज टू पावर 10। तो ये वाला लेते हैं अभी, x अपॉन 3 प्लस 9y होल रेज टू पावर 10, यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन बताएगा इंडेक्स कितना है, यहाँ पे इंडेक्स आपका हो गया, n की वैल्यू की बात करें तो 10 हो गया। इसके एक्सपांशन में आपको n+1 टर्म्स मिलेगी, मतलब 11 टर्म्स मिलेगी। ठीक है, तो वो वाले केस में मिडिल टर्म एक ही टर्म रहेगी, वो निकालना बहुत इजी है। हियर n इज इक्वल टू 10, सो दिस इंप्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, n+2। हाँ, तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, एक सेकेंड, 5 आएगा कि 6 आएगा, 6 टर्म आएगा, 6 टर्म आएगा, लेकिन r की वैल्यू वहां पे 5 लेंगे। ठीक है, जनरल टर्म में r की वैल्यू 5 लेंगे, तो यहाँ पे n+2 डिवाइडेड बाय 2 टर्म, ये आपका ऑब्जर्व भी कर सकते हो। अगर 11 टर्म्स है तो जो 6 नंबर पे जो टर्म रहेगी वो मिडिल टर्म हो जाएगी। ठीक है, सो n+2 टर्म विल बी द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख लेते हैं, n की वैल्यू आपको पता है 10 है, 10+2 12/2, ये मतलब 6th टर्म, 6th टर्म इज मिडिल टर्म। अभी मैं एक बार, मुझे जनरल टर्म लिख के बता दीजिए आप लोग, मिडिल टर्म, सो 6th टर्म इज द मिडिल टर्म यहाँ पे। एंड यहाँ पे जनरल टर्म की बात की जाए स्टूडेंट, r+1 टर्म क्या हो जाएगी, NCR, 10, n की वैल्यू है 10, CR, एंड यहाँ पे क्या होगा, x अपॉन 3, उसका पावर हो जाएगा 10 माइनस r, एंड यहाँ पे 9y का पावर हो जाएगा r। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्या करेंगे, 6 टर्म चाहिए तो मतलब r की वैल्यू 5। ठीक है, तो यहाँ पे T5 + 1 इज इक्वल टू 10 C5 इंटू x अपॉन 3 इंटू यहाँ पे ओके x अपॉन 3 हो गया, इसका पावर में हो गया 10 माइनस 5, एंड यहाँ पे इंटू 9y का पावर 5। इसको सिंप्लीफाई करना आपको है, ठीक है, कर सकते हो ना, इतना वाला सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो वो आपकी मिडिल टर्म हो जाएगी। स्टूडेंट बता सकते हैं, कर सकते हैं ना ये वाला, कुछ स्टूडेंट ने आंसर भी बता दिया है यहाँ पे 61,236 एंड इंटू x टू द पावर 5 y टू द पावर 5, सबका ये आंसर आ रहा है। दीपिका, रितिका, आप लोग बाकी लोग भी चेक कर सकते हो यहाँ पे वेरीफाई। हाँ, यहाँ पे देखिए 9 का पावर 5 हो जाएगा, y का पावर 5, और यहाँ पे x का पावर 5 ही आएगा, डिनोमिनेटर में 3 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, तो ये रिमेनिंग पार्ट में आपको होमवर्क में दे रही हूँ, कर सकते हैं जिन लोग का आंसर ऑलरेडी आ चुका है। वेरी गुड, यहाँ पे गरिमा, रितिका, दीपिका, क्योंकि सब स्टूडेंट यही आंसर दे रहे हैं, मतलब आपका कैलकुलेशन सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ, जो स्टूडेंट मुझे बता रहे आंसर वो वाला, यहाँ पे जगह नहीं है तो कहाँ पे लिखूं, ओके यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट मी ट्राई। तो यहाँ पे हो जाएगा 61,236 इंटू x टू द पावर 5 y टू द पावर 5, ये आपका कौन सा है, मिडिल टर्म है, मतलब 6 टर्म जो ये वाले एक्सपांशन में है वो आपका मिडिल टर्म है। ठीक है, सबको समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, कर सकते हैं ना स्टूडेंट, प्लीज बता दीजिए एक बार। यस मैम। यस Okay. मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये 6 टर्म है और ये मिडिल टर्म है। अच्छा स्टूडेंट, अभी ये इस टाइप का क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास, अभी इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एक तो क्या है, आपको क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे देंगे, और जैसे जैसे मैंने दिया x + y होल रेज टू पावर 10 दे दिया, अगर मैं उसमें पूछूं कि x का पावर 7 का क्या कोएफिशिएंट है, आप मुझे बता पाओगे। ठीक है,
या y का जो कुछ भी मैं आपको दूं तो वहाँ पे कोएफिशिएंट बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन में आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे x का पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या आएगा। ठीक है, तो एक चीज क्या होगा, आप पहले ब्रैकेट का एक्सपांशन लिखेंगे, दूसरे वाले ब्रैकेट का एक्सपांशन करेंगे, फिर क्या करना पड़ेगा, तो आपको अभी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमें x का पावर 5 का टर्म मिलेगा कैसे। ठीक है, तो अभी मैं इसको लिख के दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे। तो पहले तो स्टूडेंट आप यहाँ पे 1 + 2x होल रेज टू पावर 6 का एक्सपांशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक मुझे लगता है सब स्टूडेंट को पता भी चल गया होगा 1 + x का जो एक्सपांशन होता है वही वाला, मतलब आप बोल सकते हैं स्टेटमेंट में यूज करने वाली हूँ। ठीक है, सबने बाइनोमियल थ्योरम एक्सपांशन आता है तो वहां से, क्योंकि ये 1 + x होल रेज टू पावर n के फॉर्म में है, तो आपने पता है ये कैसा लिखते हैं 6c0, ठीक है, प्लस 6c1 इंटू 2x का पावर 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, x की जगह यहाँ पे 2x लेना है। फिर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट टर्म 6c2 इंटू 2x का पावर 2 एंड यहाँ पे 6c3 इंटू 2x का पावर 3 हो जाएगा, 2x का होल पावर 3। नेक्स्ट टर्म हमारे पास 6c4 इंटू 2x का पावर होल पावर यहाँ पे 4। नेक्स्ट टर्म हमारे पास मिलेगा 6c5 इंटू 2x का पावर 5 एंड यहाँ पे मुझे बात करें तो 6c6 2x होल रेज टू पावर, ये देखो 2x का पावर आपको मिला 6। अच्छा स्टूडेंट, आप चाहे तो अभी मुझे यहाँ पे जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे बता सकते हो, नहीं तो बाद में भी आप कैलकुलेट करेंगे, करना तो है कैलकुलेट, चाहे तो अभी कीजिए या बाद में कीजिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट जो है यहाँ पे उसका एक्सपांशन मैंने सेपरेटली लिख के दिखाया है। स्टूडेंट अभी अगर किसी ने कैलकुलेट किया है तो प्लीज मुझे बता दीजिए यहाँ पे, क्योंकि फिर अगर आपने ऑलरेडी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का वैल्यू रिप्लेस कर दिया है तो थोड़ा इजी हो जाता है। 6c0 कितना आएगा, 1 आएगा एवरीवन। ठीक है, Yes, ma'am. इसके बाद 6c1 मतलब 6 आएगा और 6 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x। ठीक है, मैं अभी कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। एंड 6c2 की बात की जाए स्टूडेंट, ये हो जाएगा ऐसा, तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे 4, तो 15 एंड ये आपके पास 15 4 60 एंड यहाँ पे चेक कीजिए जो मैं लिख रही हूँ वो सही है कि नहीं। ठीक है, अभी क्या हो गया, 6c3 की बात की जाए 6 इंटू 5 इंटू 4, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो यहाँ पे मुझे मिला इसकी वैल्यू 20 एंड यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मुझे मिल रहा है 160 इंटू एक्स क्यूब। प्लीज सिंप्लीफाई कीजिए एंड चेक कीजिए कि आपको भी यही मिल रहा है कि नहीं ये टर्म्स। ठीक है एवरीवन, ये हो गया। एंड अभी 6c4 की वैल्यू सेम आएगी 6c2 के, एंड 6c2 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी थी, कितनी आई थी हमारे पास 15, और 15 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 15 इंटू 16। ठीक है, ये 8 आ जाएगा, 16 ये 240 आ रहा है, प्लीज चेक कीजिए 240 इंटू एंड यहाँ पे x का पावर 4 आया, 6c5 की सेम है 6c1 मतलब वो आया 6। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, 6 को अगर मैं 32 से मल्टीप्लाई करूं ये आ जाएगा 192। एक बार चेक कीजिए यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ वो सही है कि नहीं, ये हो जाएगा 192 इंटू एक्स टू द पावर 5। एंड नेक्स्ट की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट को वैल्यू से मैं रिप्लेस कर रही हूँ एंड मैं सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ। अभी 6c6 एंड 6c0 की वैल्यू होती है सेम, इसकी वैल्यू आती है स्टूडेंट 1, तो यहाँ पे 2 का पावर 6 की बात करें तो वो हो जाते हैं 64। एवरीवन प्लीज चेक वेदर यू आर गेटिंग दिस। दीपिका ने आंसर भी दे दिया है, 1 + 12x + 60 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 160 इंटू एक्स क्यूब प्लस 240 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 192 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 64 इंटू एक्स टू द पावर 6। यहाँ पे दीपिका थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, वेरी गुड, लेकिन आपने बहुत अच्छे से ट्राई की, सिर्फ लास्ट में एक्स का पावर 6 आएगा। ठीक है, सबको समझ में आया? आप चाहे तो अभी सिंप्लीफाई कर लीजिए या चाहे तो बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि करना तो है हम, क्योंकि यहाँ पे एक्स का पावर 5 का कोएफिशिएंट की बात करनी है इन दोनों के प्रोडक्ट में। ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, अभी ma'am. ऐसे ही क्या करना है हमें, 1 - x होल रेज टू पावर 7 का एक्सपांशन लिखना है। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं एवरीवन, 1 - x उसका होल रेज टू पावर 7 का एक्सपांशन ऐसे ही लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 7, तो ये हो गया 7c0, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आने वाला है, आप भी चेक कर सकते हो, या क्योंकि आप x की जगह -x ले रहे हो, तो यहाँ पे 7c0 माइनस आपका हो जाएगा
7c1 इंटू एक्स प्लस 7c2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 7c3 इंटू एक्स क्यूब। किसी को डाउट है कि मैम माइनस कैसे आया, आप क्या करेंगे, माइनस एक्स को एक टर्म मानेंगे। अगर माइनस एक्स का पावर ओड रहेगा स्टूडेंट तो माइनस साइन आपको दिखेगा, इसके लिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए ये माइनस कहाँ से आया। अगर माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तो आपको माइनस दिखेगा वहां पे। ठीक है, ये माइनस है इधर। अच्छा, अभी नेक्स्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, प्लस 7c4 इंटू एक्स टू द पावर 4। ओके, यहाँ पे दिख नहीं रहा है अच्छे से, इसको इरेज कर देते हैं। प्लस 7c4 इंटू एक्स टू द पावर 4, यहाँ पे फिर माइनस आएगा 7c5 इंटू एक्स टू द पावर 5, फिर प्लस साइन आएगा 7c6 इंटू एक्स टू द पावर 6, एंड फिर माइनस आएगा 7c7 इंटू एक्स टू द पावर 7। ठीक है, अच्छा इसका कोई मुझे बताएगा, सिंप्लीफाई करके बताइए जल्दी से, क्योंकि अभी हमने पहले वाले में लिख दिया है सिंप्लीफाई करके, तो इसमें भी लिख देते हैं। 7c0 की वैल्यू 1 आएगी, 7c1 की वैल्यू 7 आएगी। स्टूडेंट चेक कर लीजिए, ये माइनस 7x हो गया। ओके, अभी 7c2 की बात की जाए, 7 इंटू 6 अपॉन 2, तो ये मुझे लग रहा है 21, तो यहाँ पे मुझे मिला है प्लस 21 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी 7c3 की बात कर लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5, एंड ये 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 35। वेरी गुड, 35 इंटू एक्स क्यूब। अभी आपको पता है स्टूडेंट 7c4 एंड 7c3 की वैल्यू सेम आती है, तो यहाँ पे हो गया प्लस 35 इंटू एक्स टू द पावर 4। ठीक है, एंड अभी हमने 7c2 की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, 21 आई, एंड 7c5 की वैल्यू सेम आएगी यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस 21 इंटू एक्स टू द पावर 5। 7c6 इज सेम है 7c1। ठीक है, तो वो 7 हो जाता है, तो प्लस 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 6। 7c7 की वैल्यू 1 होगी। किसी को डाउट है कैसे आई तो आप बता सकते हैं, मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखा दूंगी आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया माइनस एक्स टू द पावर 7। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए सही लिखा है कि नहीं। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी ये किसकी, इसकी वैल्यू अभी क्या करना है, उनके प्रोडक्ट में हमें बात करनी है ना बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तो या नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहे तो उधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका एक्सपांशन हो गया। तो एक साथ काम करते हैं कि एक ही बार में लिख के दिखा देती हूँ मैं। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं कौन कौन सा एक्सपांशन लिखा है हमने। आई थिंक हमने लिखा है 1 प्लस 2x होल रेज टू पावर 6 का था शायद से, हाँ 1 प्लस 2x होल रेज टू पावर 6 का एक्सपांशन जो अभी लिखा था मैं यहाँ पे दीपिका ने आंसर दिया था, उधर से ही मैं लिख लेती हूँ क्योंकि बार बार पेज पीछे करना पड़ेगा। एवरीवन एक बार चेक कर लीजिए, 1 प्लस 12x प्लस 60 इंटू एक्स स्क्वायर मिला था, प्लस उसके बाद हमें मिला है 160 इंटू एक्स क्यूब प्लस 240 इंटू एक्स टू द पावर 4 मिला है, प्लस यहाँ पे 192 इंटू एक्स टू द पावर 5 है, प्लस 64 इंटू एक्स का पावर 6 है। ठीक है, वेरी गुड, ये दीपिका वाला ही मैं कॉपी किया क्योंकि बार बार पेज देखते हमारा टाइम ही जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाले की बात कर रहे स्टूडेंट, अभी किसका लिखा था हमने, 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 7 का एक्सपांशन लिखा था। ये कितना आया हमारे पास, 1 माइनस 7x प्लस 21 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 35 इंटू एक्स क्यूब प्लस 35 इंटू एक्स टू द पावर 4, फिर माइनस 21 इंटू एक्स टू द पावर 5, एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर 7। एक बार चेक कर लेते हैं ये वाला, माइनस 21 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 7 इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर 7। ठीक है स्टूडेंट, ये लिखा है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट किसकी बात करनी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट सबको समझ में आए, मैंने दोनों साथ में क्यों लिखा है इसके बाद लिखती हूँ, देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 5 in the product okay, in the product of लिख सकते हैं, in the product 1 plus, एक सेकेंड, यहाँ पे 1 plus 2x whole raised to power 6 into 1 minus x whole raised to power 7 is, ओके, ऐसा मैं लिख के दिखा रही हूँ। अच्छा स्टूडेंट, अभी आप मुझे बताइए, दो ब्रैकेट है,
उसके अंदर पहले वाले ब्रैकेट में कुछ टर्म है, दूसरे वाले ब्रैकेट में कुछ टर्म है, और हम क्या बात कर रहे हैं x टू द पावर 5 जो टर्म है उसकी कोएफिशिएंट की। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर आप पहले ब्रैकेट से कांस्टेंट टर्म ले रहे हो, जैसे यहाँ पे 1, ठीक है, तो दूसरे वाली ब्रैकेट में कौन सा टर्म आपको चाहिए, x टू द पावर 5 वाला टर्म चाहिए। एग्री करेंगे ना, क्योंकि हम x टू द पावर 5 के कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। एवरीवन यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, तो अगर आपने यहाँ से 1 लिया है तो डेफिनेटली दूसरे ब्रैकेट में x टू द पावर 5 वाला टर्म लेंगे। ठीक है, 1 इंटू -21, एक ये हो गया। प्लस करके अगर आपने पहले ब्रैकेट से कौन सा वाला टर्म लिया है, x वाला टर्म लिया, जहाँ पे x है तो वहां पे इसका कोएफिशिएंट है 12, तो दूसरे ब्रैकेट में कौन सा देखेंगे स्टूडेंट, जहाँ पे x का पावर 4 वाला टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एवरीवन, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 इंटू 35। एवरीवन समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि नो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन में आपको x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट बताना है। तो अगर मैंने यहाँ पे x वाला टर्म लिया है तो दूसरे ब्रैकेट में x टू द पावर 4 वाला टर्म चाहिए। अभी नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, अगर मैंने पहले ब्रैकेट में x स्क्वायर वाला टर्म लिया है, उसका कोएफिशिएंट है 60, तो दूसरे वाले ब्रैकेट में x क्यूब वाला टर्म लेंगे, तो यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट है -35। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर पहले ब्रैकेट से x क्यूब वाला टर्म लिया है तो इसमें इसका कोएफिशिएंट है 160, और तो सेकंड ब्रैकेट से आपको x स्क्वायर वाला टर्म लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 21। ठीक है, अभी आप चाहे तो ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये पहला, ये वाला इधर ब्रैकेट और लगा सकते हैं यहाँ पे ये। एंड अभी क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से एक्स क्यूब का टर्म ले लिया है, सेकंड ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर वाला टर्म ले लिया है। अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स टू द पावर 4 वाला टर्म लेती हूँ तो वहां पे उसका कोएफिशिएंट 240 है। सेकंड वाले ब्रैकेट में आपको एक्स वाला टर्म चाहिए, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट एक्स का -7 है। ठीक है, अभी स्टूडेंट अगर आपने पहले ब्रैकेट से एक्स रेज टू पावर 5 वाला टर्म लिया है तो उसमें 192 उसका कोएफिशिएंट है, तो सेकंड ब्रैकेट में आपको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 1। ठीक है, अभी आपका काम क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर बताना। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, ये -21 हो गया। अभी 12 इंटू 35, सो 35 टू 70 होता है, आपको पता है, एंड 35 एंड 7 कितना हो गया 42, चेक कीजिए कैलकुलेशन। ओके, ये 70 हो गया, 35 एंड यहाँ पे 7 420 आया। अभी 60 एंड -35, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लेते, एक जीरो, देखो पहले जीरो आया, फिर एक और जीरो आएगा क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 6 5 30 एंड 6 3 18 होता है, 18 एंड 3 कितना होगा 21। एवरीवन प्लीज चेक द कैलकुलेशन। उसके बाद प्लस साइन आया है, तो यहाँ पे 16 इंटू 21, एक तो जीरो दिख रहा है आपको। ओके, फिर है 16 1 16 आया। ठीक है, 16 2 होता है 32, 32 एंड 1 33, चेक कीजिए। यस मैम। एंड यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है स्टूडेंट, जीरो आया, 4 7 28। ठीक है, एंड यहाँ पे 14 और यहाँ पे कितना मिलेगा 2, 14 इंटू 60। एवरीवन प्लीज चेक द कैलकुलेशन, साइन भी देखिए एंड फाइनल मुझे सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आंसर आ रहा है सबका। एवरीवन, चलो मुझे पता है आप लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे। एक काम कीजिए, पहले जहाँ पे माइनस माइनस वाले टर्म है उनको आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको पता है माइनस माइनस वाले टर्म को आप ऐड करेंगे तो माइनस साइन का कुछ मिलेगा, फिर पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव टर्म मिलेगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके मुझे बताइए कितना आंसर है। एवरीवन, कोई देखते हैं यहाँ पे चैट सेक्शन में कौन आंसर बता रहा है इसका। एवरीवन प्लीज डू द कैलकुलेशन, या चाहिए तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन आई होप आप लोग कर सकते हो। ठीक है, एक काम कर लीजिए स्टूडेंट, जहाँ पे माइनस माइनस साइन दिख रहा है उसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, जहाँ पे प्लस प्लस साइन है उसको एक साथ सोल्व कीजिए। ठीक है, ताकि आपको आंसर मिल जाए। एवरीवन प्लीज डू द कैलकुलेशन एंड प्लीज टेल मी व्हाट इज योर आंसर। नहीं तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई होप ये वाला पार्ट आप भी कर सकते हैं। स्टूडेंट करके दिखाऊं या कर लेंगे, बताइए मैम कर लेंगे। कितना आ रहा है, कोई मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए। 71. मैम 171। एक्सीलेंट, 171 इज द आंसर। यहाँ पे किसने हैंड रेज किया, दीपिका ने। दीपिका आपका भी आंसर इतना आ रहा है? Ma'am, yes, ma'am. वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड गरिमा।
वेरी गुड, मतलब आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, मेरे से भी ज्यादा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आया, इन दोनों के प्रोडक्ट 1 + 2x होल रेज टू पावर 6 एंड 1 - x होल रेज टू पावर 7 के प्रोडक्ट में x का पावर 5 का कोएफिशिएंट 171 आया है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। एक तो क्या होगा, आपको एक सिंपल बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि x का पावर 6 का कोएफिशिएंट बताइए, वो तो आप बता सकते हो जनरल टर्म का देख के भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट था, यहाँ पे 2 ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में आपको पूछा है कि x का पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना होगा। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहले ब्रैकेट का बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांशन लिखिए, दूसरे ब्रैकेट का लिखेंगे, फिर देखना है अगर मैंने पहले ब्रैकेट से कांस्टेंट टर्म ली है तो दूसरे ब्रैकेट से कौन सी वाली टर्म लूंगी ताकि मुझे x रेज टू पावर 5 का टर्म मिले। ठीक है, तो वो चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। तो स्टूडेंट अभी किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हमारा आंसर 171 आ गया है। तो आगे हम कंटिन्यू करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं ये स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन कौन आंसर कर पाएंगे। मैं डायरेक्टली आंसर लिखने वाली हूँ एंड आप यहाँ पे ऑब्जर्व करके मुझे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिया है, दोनों ब्रैकेट में कुछ टर्म दिए हैं और यहाँ पे पूछा है कि x³ का कोएफिशिएंट कितना आएगा इन दोनों ब्रैकेट के, मतलब जो एक्सपांशन आपको दिया है उनके प्रोडक्ट में x³ का कोएफिशिएंट क्या आएगा। डायरेक्टली मैं आंसर लिखने वाली हूँ, आप लोग मुझे बताने वाले हो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से जैसे अभी किया था सेम वैसे ही। तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ इन दिस एक्सपांशन इज इक्वल टू, स्टूडेंट अगर पहले ब्रैकेट से आपने x वाली टर्म ली है तो दूसरे ब्रैकेट से कौन सी टर्म लेंगे, x² वाला, तो कोएफिशिएंट उनका देखिए। ठीक है, अच्छा पायल ने हैंड रेज किया है, पायल प्लीज बताइए कुछ डाउट है। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। बाकी लोग आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन, प्लीज बता दीजिए। दिख रही है हमें तो। दिख रही है। अच्छा अच्छा पायल आप एक काम कीजिए, एक बार वापस से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको दिखे, कभी कभी गूगल मीट का भी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, एक बार प्लीज एक बार ज्वाइन कर लीजिए वापस से। तो स्टूडेंट यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x³ की बात कर रही हूँ इन दोनों एक्सपांशन के मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए, मैं ऑब्जर्व कर रही, आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे दिखा भी सकती हूँ कौन कौन से टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ से दिखा देती हूँ रफली, फिर मैं रेज कर देती हूँ। x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x³ की टर्म चाहिए, ये वाली को किसके साथ करेंगे स्टूडेंट, इधर से, ये वाले से। ठीक है, एंड x³ किधर से मल्टीप्लाई होगा, इधर। ठीक है, अभी तो बता सकते हो स्टूडेंट, प्लीज बताइए x³ का कोएफिशिएंट। तो मैं ये जो दिखाया आपको रेड पेन से वो इरेज कर देती हूँ। अभी आप, मुझे लगता है सब लोग आंसर दे पाएंगे। तो ये जो भी मैंने दिखाया है, तो यहाँ से x लिया है तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप मतलब डायरेक्टली भी कर सकते हो, जस्ट ऑब्जर्व करके, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है एंड एक सेकेंड मुझे ग्रीन पेन यूज करना है। यहाँ पे 1 x वाला टर्म लिया है दूसरे ब्रैकेट में x² वाला, सो 1 × 4 हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट अगर आपने x² वाला टर्म लिया है पहले ब्रैकेट से, यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट 2 है तो सेकंड ब्रैकेट में x वाला टर्म लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या बच्चा, अगर आपने फर्स्ट ब्रैकेट से x³ वाला टर्म लिया है तो वहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट 1 है, सेकंड ब्रैकेट में आपको कांस्टेंट टर्म लेनी पड़ेगी। और कोई टर्म से आपको मिलेगा क्या स्टूडेंट, दोनों का प्रोडक्ट x³ का टर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल गया है दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट में x³ का कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं। ठीक है, जितना भी पॉसिबल था हमने देख लिया है, और कोई टर्म का मल्टीप्लिकेशन से आपको x³ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी ऐड करके बता दीजिए कितना आया, 4 + 6 + 1, आई थिंक 11 आ रहा है सबका। 11 ही आ रहा है। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे एक सेकंड में चेक भी कर लेती हूँ चैट में भी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने मुझे जो टर्म बताई है, हाँ आप पहले टर्म लिखना चाहो ना कि वैसे करना है कि x³ के कौन कौन से टर्म मिले, वो लिख सकते हैं। अदरवाइज मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोएफिशिएंट पूछ रहे ना, तो कोएफिशिएंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको देख के भी पता चल रहा है कि x³ का टर्म कैसे मिलेगा। ओके, वेरी गुड निशा। और किसने आंसर दिया एक बार चेक कर लेती हूँ। शिवानी आपका हैंड रेज है, प्लीज पूछिए। मैम ये जो आपने एंड में 1 + 1 लिखा है, यहाँ पे 1 × 1 होना है। हाँ मेरा मिस्टेक है यहाँ पे शिवानी, थैंक यू शिवानी, आपने सही ऑब्जर्व किया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ थैंक यू शिवानी। बाकी लोग ने ऑब्जर्व नहीं किया कि यहाँ पे मैम ने मिस्टेक की है, बोल ही नहीं रहे। आप बोलना चाहिए, जहाँ पे भी आपको लगे कि कुछ मिस्टेक है तो आपको बताना चाहिए। थैंक यू शिवानी। वेलकम मैम। अच्छा, सबको सबका सेम आंसर मिला ना, प्लीज बता दीजिए, सबका 11 ही आ रहे हैं ना।
यस मैम। यस मैम। थैंक यू स्टूडेंट। यहाँ पे देखो कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिया है, मैं चैट में देख लेती हूँ। पायल ने दिया है एंड और भी लोगों ने दिया, एक बार नाम इनका चेक कर लेती हूँ। ओके, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। यस यस मैम। मैम। ओके स्टूडेंट, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, वहाँ पे कोएफिशिएंट की बात करी है, लेकिन देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया। एवरीवन एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए अच्छे से। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन दिस एक्सपांशन। अभी बहुत सारे स्टूडेंट बोलने वाले हैं मैम बाइनोमियल का तो दिख ही नहीं रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर बहुत सारी टर्म दिख रही है। ठीक है, अच्छा डोंट वरी, बाइनोमियल बना सकते हैं इसको। अच्छा स्टूडेंट आप सोचिए, 4 टर्म दिख रही है आपको ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और उसका होल रेज टू पावर 15 दिया है, तो आप ये जो 4 टर्म है इसको कंबाइन करके बाइनोमियल का तो लिख सकते हैं क्या? मतलब यस मैम, दो। क्यूब लगाकर। वेरी गुड स्टूडेंट, तो वहां से ये बहुत इजी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आप एक बार जस्ट दिखा देती हूँ, बाकी का आप कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो है 1 + 3x, जिसने आंसर दिया क्यूब वाला, वेरी गुड। यहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन सही किया है यहाँ पे कि ये जो टर्म है इसका होल रेज टू पावर 15 की बात कर रहे हैं, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वो क्या है बेसिकली 1 + x का होल क्यूब है। आप ओपन करके देख लीजिए, एंड इसका ऊपर होल रेज टू पावर 15 भी दिया है। तो स्टूडेंट ये क्या बन गया बेसिकली 1 + x, इसका 3 × 15 मतलब 45, ये मिल गया। समझ में आया? तो अभी ये वाले एक्सपांशन में आपको x टू द पावर 9 का क्या है कोएफिशिएंट बताना है। याद है आपको 1 + x होल रेज टू पावर n में x का कोएफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट? ऐसा लिखते हैं ना जनरल टर्म, जनरल टर्म ऐसा लिखते हैं NCR × x टू द पावर r। अगर यहाँ पे 9 है पावर में तो इधर भी r की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ, देयरफॉर आप पूरा लिख लीजिए, पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख लीजिए। देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन 1 + x होल रेज टू पावर 45 इज, ये हो गया 45c9। ठीक है, क्योंकि x टू द पावर 9 की पूछ रही तो आपने r की वैल्यू 9 सब्स्टिट्यूट कर दिए, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप का आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन देख के डरना नहीं है कि मैम आपने तो सिर्फ बताया था कि बाइनोमियल का एक्सपांशन, लेकिन चेक करना कि उसको बाइनोमियल बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें प्लीज बता दीजिए। नो मैम। अच्छा, किसी का हैंड रेज है क्या? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ यहाँ पे मैसेजेस भी। ओके, यहाँ पे दिख नहीं रहे चैट सेक्शन में, लेकिन जिन लोगों ने आंसर दिया है वेरी गुड। यहाँ पे मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ आपका। थैंक यू गरिमा फॉर कंफर्मेशन, नो डाउट। तो यहाँ पे अभी पढ़ पा रहे हैं जिन लोगों ने आंसर दिया था। मुस्कान, गरिमा, राधिका, ऋषिता, रितिका, निशा ने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था। एंड उसके बाद अदिति, गरिमा, निशा, पायल, काफी लोग ने दिया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड वेल डन। आप लोग पार्टिसिपेट करें, वही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक मतलब अच्छे से समझ में नहीं आएगा। किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में तो प्लीज पूछिए। नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला बहुत इजी है, ये वाली चीज पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट, टीथ टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे आपको पता है ये वाला चीज a + b द होल स्क्वायर, सबको इसका आइडेंटिटी पता है, एक्सपांशन बाइनोमियल थ्योरम से भी आ जाएगा। ये क्या आता है स्टूडेंट? a² + 2ab + b²। ठीक है, अच्छा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर मैं ये वाले टर्म की बात करूँ स्टूडेंट, ये वाला जो मैंने येलो से दिखाया है, ये एंड से बात की जाए तो एंड से पहला टर्म है, एग्री करेंगे? ये वाली टर्म जो b² है ये एंड से पहला टर्म है। अगर आप एंडिंग से काउंट कर रहे हो ना तो एंडिंग से ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। हाँ, अभी अपने स्टार्टिंग से टर्म कैसे लिखते हैं, मतलब जो जनरल टर्म लिखते हैं वो हमने सीखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे तो आपको सिंपल पता था a + b होल रेज टू, यहाँ पे 2 दिया है, अभी यहाँ पे 2 की जगह आपको n मिलेगा। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम हम यूज करें तो इंडेक्स n रहेगा यहाँ पे। अगर आपको कोई बोले आपको pth टर्म फाइंड करना है एंडिंग से, ये वाले एक्सपांशन में a + b होल रेज टू पावर n, तो दैट इज सेम एज n - p + 2th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब बिगिनिंग से ही। देख लीजिए यहाँ पे आप ये लास्ट से पहले टर्म की बात कर रहे हो। ठीक है, तो p की वैल्यू 1 लेके देख लीजिए, और n कितना है यहाँ पे 2, तो 2 - 1 + 2th टर्म। ठीक है, देख लीजिए क्या हो गया, 2 - 1 1 1 + 2
3, मतलब थर्ड टर्म ये आ रहा है स्टार्टिंग से। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हो, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको बोलेंगे, जैसे मैं बोलूँ 1 + x होल रेज टू पावर 10 में लास्ट से मैं पूछूं कि दूसरी टर्म कौन सी है, लास्ट से दूसरी, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए स्टार्टिंग से वो टर्म मैं काउंट करूँ तो कौन सी होनी चाहिए। तो ये चीज आप याद रख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं बोल रही कोई फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन दिस एक्सपांशन, ठीक है, तो वो n माइनस पी प्लस टूथ टर्म हो जाएगी बिगिनिंग से। समझ में आ रहा है? समझ में, प्लीज बताइए। तो इसका एक क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, ताकि ये आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन हम उसका देख लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बोला है फाइंड द rth टर्म फ्रॉम द एंड इन दिस एक्सपांशन। यहाँ पे कभी कभी r की जगह पर्टिकुलरली वैल्यू भी दे देंगे, जैसे मैं बोलूँ सेकेंड टर्म बताइए या थर्ड टर्म बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली r का पूछा है, तो आप मुझे बता सकते हैं पिछले वाला यूज करके। तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे rth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपांशन। ओके, आज के लिए लास्ट करते, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। rth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपांशन ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x + a होल रेज टू पावर n इज, आप लिख सकते हैं सेम एज n माइनस, यहाँ पे p की जगह r होगी स्टूडेंट, प्लस टूथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, ये वाली चीज आपने जस्ट अभी जो पहले अभी मैंने जो थियरी पार्ट दिखाया उससे आपको पता चला। ठीक है, तो यहाँ पे आठ टर्म लिख पाएंगे स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो एक्सपांशन है उसका जनरल टर्म, आप देखो ऐसा जनरल टर्म की बात कर रही हूँ, तो आप r + 1th टर्म लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप हो जाएगा NCR, x का पावर हो जाता है n माइनस r। ठीक है, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हमें मिलेगा इंटू a का पावर r। वेरी गुड, सबको समझ में आया? ये हम स्टार्टिंग से काउंट कर रहे थे, तो ऐसा लिखते थे जनरल टर्म। ठीक है, r + 1th टर्म। तो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग से n माइनस r प्लस टूथ टर्म चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ऐसा लिखेंगे t n माइनस r प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक चीज देखिए आप, यहाँ पे हो जाएगी nc एंड यहाँ पे हो जाएगा n माइनस r प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ये कैसे लिखा, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे r + 1 होता था तो यहाँ पे r है, क्योंकि यहाँ पे n माइनस r प्लस 2 है, तो यहाँ पे n माइनस r प्लस 1 है। और बाकी का चीज क्या हो जाएगा, x का पावर में हो जाएगा आपके पास n माइनस r प्लस 1 एंड यहाँ पे इंटू a का पावर हो जाएगा आपके पास n माइनस r प्लस 1। सबको समझ में आए? जस्ट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज आज का हम इतना ही करते, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट किसी को कुछ डाउट है बता दीजिए, पक्का ना? नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे बंद करती हूँ, आज के लिए इतना काफी है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एक सेकेंड यहाँ पे